गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं। आपको पता है हमने ऑप्टिक्स स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग में बताया था दो पार्ट्स हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। यानी लाइट जो है दैट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। पार्टिकल नेचर हमने डिस्कस कर ही ली है, मतलब रे ऑप्टिक्स हमने खत्म कर ही ली है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना, ये सब पढ़े हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में मेन अगर हम स्टार्ट करें हाइगन्स प्रिंसिपल से आपका स्टार्ट होता है, कहीं हाइजन भी बोलते हैं, लेकिन उसको करने से पहले हम एक थ्योरी पढ़ेंगे। पहले न्यूटन्स ने दी थी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ये थ्योरी दी थी 1675। क्या कहा इस थ्योरी में न्यूटन ने कि जो लाइट सोर्स है दैट एमिट्स टाइनी पार्टिकल्स, जो भी लाइट सोर्स है, बल्ब है, ट्यूब है, सभी क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स एमिट करते हैं। ठीक है, कोई भी लाइट सोर्स है दैट एमिट्स टीनी पार्टिकल्स। और वो पार्टिकल्स कैसे हैं, दे आर इलास्टिक, रिजिड, मासलेस, यानी इनका कोई मास नहीं है, डिफरेंट इन शेप एंड साइज, यानी जो भी लाइट सोर्स है वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, मान लो ये बल्ब है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स एमिट कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो क्या है, इलास्टिक इन नेचर है, रिजिड है, मासलेस है, यानी इनका कोई मास नहीं है। ठीक है, शेप में अलग अलग है, यानी इसका अलग शेप है, इसके अलग है, इसकी साइज अलग है, सबके अलग अलग है। सेकेंड, ये सभी कहाँ ट्रैवल करते हैं, इन स्ट्रेट लाइन, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन विद, या आप कह सकते हो सभी की क्या होती है, डिफरेंट स्पीड होती है इन डिफरेंट मीडियम, हैविंग डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है बेटा, तो ये थ्योरी दी थी कॉर्पस्कुलर ने। लेकिन इस थ्योरी के साथ प्रॉब्लम क्या हुई, इस थ्योरी के साथ प्रॉब्लम है, अच्छा एक और इन्होंने बात कही थी, इसने क्या कहा था कि जो लाइट है, लाइट की ट्रैवल करती है, अभी हमने कहा ना स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। तो इन्होंने क्या कहा कि डेंसर में स्पीड ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू रियल। एक्सपेरिमेंटली अगर प्रैक्टिकली हम देखें, हमने अब तक क्या पढ़ा है, रेयर मीडियम के अंदर स्पीड ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंसर, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि डेंसर में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू रेयर। ठीक है, तो ये जो है थ्योरी ये हमने एक्सेप्ट की। यहाँ पर क्या क्या एक्सप्लेन हुआ इन्होंने, एक तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन एक्सप्लेन किया, ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन किया, यानी ये सारे लोग इसके ऊपर फिट बैठे। रिफ्रैक्शन, ये तीन जो है ये बिल्कुल फिट बैठे, लेकिन ये ना तो इंटरफेरेंस एक्सप्लेन कर पाए, ना ही डायफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर पाए, तो इस वजह से ये थ्योरी क्या होगी, फेल। सेकंड ये रीजन। तो इसके बाद एक नई थ्योरी आई, नया प्रिंसिपल आया, दैट इज हाइगन्स प्रिंसिपल। नोट करें, हाइजन बोलो या हाइगन्स बोलो, मर्जी है आपकी। हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स प्रिंसिपल क्या कहता है, क्या कहता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहली मेन बात इन्होंने क्या कही थी, इन्होंने कहा कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। लाइट जो है वो क्या है, एक मैकेनिकल वेव है, और हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि मैकेनिकल वेव क्या होती है, इट इज अ वेव विच रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल, जिसको एक मीडियम की जरूरत पड़ती है ट्रेवल होने के लिए। ठीक है, तो अब हमें तो ये पता है कि जैसे ये सन है, यहां से लाइट आ रही है अर्थ के पास, यहां तो कोई मीडियम नहीं है, तो इसका मतलब ये बात तो गलत हो गई। नहीं, उन्होंने फिर दी ईथर्स थ्योरी। ईथर्स थ्योरी, ईथर्स थ्योरी में क्या कहा, कहते हैं जो ये है यहाँ पे वैक्यूम नहीं है, सन से अर्थ पे जो लाइट आई है यहाँ पे वैक्यूम नहीं है, यहाँ पे एक ईथर मीडियम है। ईथर मीडियम का मतलब एक ऐसा मीडियम
जो डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब आपको पता है लेस डेंसिटी, हाई इलास्टिक है, यानी हाई इलास्टिसिटी इस मीडियम की। क्लियर हुई बात? यही मेरा मतलब क्या हुआ कि वो उसने सिर्फ ये एक्सप्लेन किया कि भाई लाइट जो है सन से अगर अर्थ की तरफ आ रही है, वहां पे कोई वैक्यूम नहीं है, वहां पे भी एक मीडियम है। दैट मीडियम कौन सा मीडियम? अ मीडियम, अ डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मीडियम। ठीक है, चलो जी, अब हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ई बाय रो। इस मीडियम में ये कहता है इलास्टिसिटी है ज्यादा, डाइल्यूट है डेंसिटी है कम, तो स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब इन्होंने ये कहा कि लाइट जो ट्रैवल कर रही है वो रेयर मीडियम में उसकी स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। यही मीनिंग हुआ। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्यों माना गया? न्यूटन ने नहीं माना, क्योंकि इन्होंने सारे फिनोमेना एक्सप्लेन किए इस प्रिंसिपल में। इन्होंने रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन भी एक्सप्लेन किया, रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन किया, यानी इसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठे हैं। डायफ्रैक्शन भी किया और इंटरफेरेंस भी किया। तो इसीलिए इसको एक्सेप्ट किया। अब हम मेन सिलेबस में जो है हमारे वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज हाइगन्स प्रिंसिपल। इसमें होता क्या है? तो हाइगन्स प्रिंसिपल करने से पहले हम पढ़ेंगे वेव फ्रंट। नोट करें। तो नेक्स्ट है हमारे पास, मतलब जो मेन टॉपिक है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट होता क्या है? इट इज कॉन्टिन्यूअस locus of all particles vibrating in the same phase. Vibrating in the same phase. देखो, लाइट चारों तरफ डिस्टरबेंस सेंड करती है, यानी जो पार्टिकल्स हैं वो चारों तरफ सेंड करेगी। तो जो सोर्स ऑफ लाइट है सेंड्स आउट डिस्टरबेंस इन ऑल द डायरेक्शन। तो वो किसी ने अलग अलग स्पीड से या किसी स्पीड से ट्रेवल करेंगे उस मीडियम के अंदर। तो सेम टाइम पे जो सेम फेस के अंदर होंगी, कहीं ना कहीं मीट कर रही है, उन सभी आप कह सकते हो वेव्स के लोकस को, उन सभी पार्टिकल्स के लोकस, लोकस यानी पोजीशन को हम क्या कहेंगे? वेव फ्रंट। क्या कहेंगे? वेव फ्रंट। ठीक है, तो वेव फ्रंट क्या है? इट इज द कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस। ठीक है, किस टाइम पे? किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, एट ए गिवन इंस्टेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट रेज। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इंसिडेंट रेज की क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं वेव फ्रंट, जो भी होगा। जैसे सपोज करो हम कुछ शेप्स कर लेते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट में क्या है? अगर हमारे पास सोर्स है, पॉइंट सोर्स, लाइट सोर्स जो है वो क्या है? पॉइंट सोर्स है। ये पॉइंट सोर्स हुआ है ना, तो यहां से डिस्टरबेंस जा रही है, ऐसे। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये सारी क्या है? इसकी पोजीशन है जो सेम फेस में है, इन सबको मीट करेंगे। लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस। तो दे गिव अ न्यू शेप, that is spherical wave front। तो ये spherical wave front जो है it is perpendicular to incident rays। क्लियर? तो ये तो हमारा होगा spherical। ऐसे ही इसी में कर लेते हैं cylindrical। cylindrical wave front कब होगा? अगर जो सोर्स है वो क्या है? लीनियर। लीनियर मतलब ऐसे, अब यहाँ पे पॉइंट सोर्स है, यहाँ पे पॉइंट सोर्स
लाइट लीनियर है, इधर से ऐसे डिस्टर्बेंसेस आएंगी, है ना, दोनों तरफ जाएंगी, इसकी वजह से क्या बनेगा, लीनियर बनेगा। तो ये क्या बन गया, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। यानी सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट क्या है, जैसे कोई स्लिट यूज कर रहे हैं व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर सोर्स, ठीक है, तब हमको क्या आएगा हमारे पास वेवफ्रंट, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन वेवफ्रंट, पहले नोट कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन वेवफ्रंट। देखो इसमें क्या है, अगर आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है, चाहे वो पॉइंट सोर्स हो चाहे वो लीनियर हो, लेकिन अगर वो लार्ज डिस्टेंस पर है तो जो हमारे पास वेवफ्रंट बन के तैयार होगा वो कौन सा होगा, प्लेन वेवफ्रंट। ऐसे होगा ना, पहले मैं बना देती हूँ। तो ये क्या है, प्लेन वेवफ्रंट, ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है हाइजेंस प्रिंसिपल कहता क्या है, क्योंकि हमें वेवफ्रंट पता चल गया क्या है। हाइजेंस प्रिंसिपल, देखो ये चीज तो हमेशा याद रखना, मैंने भी बताई थी, वेवफ्रंट इज परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट रेज, या फिर आप कह सकते हैं रेज आर ऑलवेज नॉर्मल टू वेवफ्रंट, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। सबसे पहले हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेवफ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट। तो जो भी आपको वेवफ्रंट दिया हुआ है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो न्यू डिस्टरबेंस के लिए फ्रेश सोर्स होंगे, और उस न्यू डिस्टरबेंस को हम कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। तो एवरी पॉइंट on the given wavefront acts as a fresh source of light, fresh source of light कह सकते हो आप, या fresh source of new disturbance, and this new disturbance called secondary wavelets, इसको हम क्या बोलते हैं, secondary wavelets, क्लियर। यानी जो भी वेवफ्रंट होगा वो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, नई डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स, और जो ट्रेवल करेंगे विच ट्रेवल्स विद अ डिफरेंट with the velocity of light in different direction। क्लियर है जी, पता चल गया यहाँ तक हमें भाई को, अभी एक्सप्लेन कर दूंगी मैं और अच्छे से, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स आई हैं हमारे पास, इन सेकेंडरी वेवलेट्स पे जो सरफेस टच करता हुआ टेंजेंशियली आगे जाएगा उसको हम नाम देंगे सेकेंडरी वेवफ्रंट। यानी सेकेंड क्या कह रहा है ये, अ सरफेस टचिंग these secondary wavelets tangentially in forward direction at any instant gives secondary wavefront। क्या देंगे वो, नया वेवफ्रंट, ए न्यू सेकेंडरी वेवफ्रंट, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल ले हम इसका कोई, सपोज करो मेरे पास ये वेवफ्रंट है, ठीक है, इसके ऊपर ये भी एक पॉइंट सोर्स है, ये भी पॉइंट सोर्स है, ये भी पॉइंट सोर्स है, ये भी पॉइंट सोर्स है। पहला पॉइंट हो गया क्लियर, ये सारे जो है ये नई डिस्टर्बेंस को क्रिएट करेंगे जिसको हम सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये फ्रेश सोर्स का काम कर रहे हैं, इनकी वजह से कौन सा वेवफ्रंट बनेगा, स्फेरिकल बनेगा, है ना,
अब क्या है, अ सरफेस टचिंग दी सेकेंडरी वेवलेट्स, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है ये टेंजेंशियल अगर आप इस सरफेस को टच करते हुए फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप बढ़ाते हो तो एक नया वेव फ्रंट देगा विच इज सेकेंडरी वेव फ्रंट, जो क्या होगा सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है हमें, अब वो कहेगा क्वेश्चन आ सकता है प्रूव रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी या बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन प्रूव करना है इसको यूज करके। अब करते हैं रिफ्लेक्शन पहले। तो हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। देखो सबसे पहले हमने एक रिफ्लेक्टर लिया लाइक M1 M2, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में क्या करना है, एक इंसिडेंट वेव फ्रंट लेना है, ये हमारे पास एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ठीक है। अब हाँ, ये हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है जो एंगल बना रहा है, कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस I, यानी अगर आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो ये एंगल कितना बना रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ठीक है। सॉरी ये नहीं, मिरर के साथ, सॉरी। अब हमने क्या कहा था, रेज आर ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, रेज क्या होती है, नॉर्मल होती है। तो इसके ऊपर मैंने 3 रेज कंसीडर की, फर्स्ट इंसिडेंट रे विच इज नॉर्मल, सेकंड नॉर्मल, थर्ड नॉर्मल। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इंसिडेंट रे है जो कि वेव फ्रंट में क्या है, नॉर्मल। ये इसका नॉर्मल हुआ तो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल every point on this wave front acts as a threshold for the new disturbance which gives secondary wavelets, और ये secondary wavelet किसी instant of time पे कितनी distance cover करेगा हम ये देखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ से wave front क्या लिया, ये A B, ये यहाँ से इस रिफ्लेक्टर के ऊपर यहाँ तक A डैश पॉइंट तक डिस्टेंस कवर कर रही है। देखो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम सेम है, कितनी है, सेम रहेगी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे t, तो यानी ये A डैश B मेरे पास कितना है, c इंटू t, क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंडरी वेवलेट, ट्रेवल्ड बाय सेकेंडरी वेवलेट इन इंस्टेंट ऑफ टाइम t, इंस्टेंट ऑफ टाइम t, ठीक है। अब देखो, अब जितनी डिस्टेंस इसने कवर की है यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट उतनी ही कवर करेगा उतनी टाइम में, यानी अब हम क्या करते हैं, c इंटू टी की रेडियस लेते हैं, किसकी, c इंटू टी, क्योंकि हमने क्या कहा, स्पीड देखो रिफ्लेक्शन है, मीडियम क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब मीडियम सेम रहेगा तो डिस्टेंस भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, c इंटू टी की रेडियस मानकर, a को सेंटर मानकर यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर, क्योंकि सेम डिस्टेंस कवर करनी है, ठीक है, कर ली। मान लो पॉइंट है B डैश पे, ठीक है, B डैश पे हमने क्या कर ली, आर्क ड्रॉ। तो अब सेकेंडरी रूल लगाओ जो हाइगन्स प्रिंसिपल का है, वो क्या कहता है, अ सरफेस टचिंग द सेकेंडरी वेवलेट टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव अ न्यू वेव फ्रंट व्हिच इज सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो मैंने क्या किया, इससे इसको टेंजेंशियली हमने क्या किया, आगे बढ़ाएंगे, ऐसे टेंजेंशियली क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो वो क्या देगा, एक नया वेव फ्रंट देगा, ऐसे। मान लो यहाँ पे कट कर रहा है B डैश, तो ये A डैश B डैश क्या हो गया हमारे पास, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो यहाँ से ये B डैश तक वही डिस्टेंस कवर कर रहा है जो A डैश B कर रहा है, A डैश B और A B डैश क्या है, इक्वल है। तो हमारे पास ये सेकेंडरी वेवलेट बनके तैयार हो गया एट एन एंगल ऑफ R। अब इसके जो नॉर्मल है वो क्या होंगे, रिफ्लेक्टेड रेज होंगे जो परपेंडिकुलर है इसके, यानी 1 डैश 2 डैश 3 डैश, सॉरी ये 1 डैश है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये क्या हो गया हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेज, ये क्या हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये क्या है इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल ए बी ए डैश एंड ए
डैश क्या है, कॉमन है दोनों में, हाँ जी कॉमन है, ए बी डैश और ए डैश बी डैश क्या है, इक्वल है, सेकेंडरी वेवलेट की डिस्टेंस है, ए बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी विच इज इक्वल टू सी इंटू टी विच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंडरी वेवलेट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। और ये एंगल जो है क्या है, 90 डिग्री, नॉर्मल ड्रॉ करने को कहा था मैंने, तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, एंगल बी डैश विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो दोनों क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, तो ऑब्वियसली ये पार्ट भी इक्वल होंगे, तो एंगल बी ए डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, यानी आई इज इक्वल टू आर। तो क्या प्रूव किया हमने, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमने प्रूव किया रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है जी। दोबारा से बता रही हूँ, देखो हमने क्या किया, M1 M2 एक रिफ्लेक्टर लिया, ए भी एक इंसिडेंट वेव फ्रंट लिया, ठीक है। इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट के, तो हमने परपेंडिकुलर रेज कंसीडर की, इंसिडेंट रे एंगल आई बनाया। तो B से A डैश किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर हमने डिस्टेंस फाइंड की कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो B से A डैश तक वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है c इंटू टी, ठीक है, एट ए टाइम आफ्टर ए टाइम t। तो अब हाइगन्स प्रिंसिपल यही कहता है कि सेम डिस्टेंस कवर करेगा, हर एक पॉइंट जो है इक्वल डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, सेंड करेगा। तो मैंने यहाँ A को सेंटर मानकर बी ए डैश जितनी रेडियस ली और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर दिया, राइट। अब सेकंड रूल लगाओ, सेकंड रूल क्या करता है हाइगन्स प्रिंसिपल का, अ सरफेस टचिंग द सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव द सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो मैंने यहाँ पे जो आर्क लगाई थी ये क्या था, सेकेंडरी वेवलेट, इसको सरफेस टच करता हुआ टेंजेंशियली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, डैश पे मिल रहा है, विच गिव न्यू वेव फ्रंट दैट इज सेकेंडरी वेव फ्रंट, जो क्या होगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। और इसके ऊपर जो नॉर्मल है ये तीन रेज क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रेज। फिर इसमें क्या है, ये दोनों तो 90 डिग्री के एंगल है, ये कॉमन है, ये डिस्टेंस क्या हो गया, इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट। तो इसीलिए एंगल आई इज इक्वल टू आर विच इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विच प्रूव्स रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। क्लियर, हमने फर्स्ट लॉ प्रूव कर दिया रिफ्लेक्शन। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब बात आती है रिफ्लेक्शन की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।